Hello students, today we are going to start our next lecture and next topic which is electric potential energy. जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में तुम लोग पढ़ते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है इट इज K Q1 Q2 बाय R. पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता. इट्स एसआई यूनिट इज जूल. हम इसे कैपिटल जे से डिनोट करेंगे. क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो जब भी स्केलर क्वांटिटी आए तुम्हें साइन के साथ फिल करना है. तो जैसे अगर मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है तो क्या लिखोगे K प्लस क्यू माइनस क्यू बाय आर. जब हम फोर्स लिखते थे फोर्स में हम साइन नहीं लगाते, क्योंकि वो साइन क्या इंडिकेट करता है, वो डायरेक्शन करता है. और डायरेक्शन हम वैसे ही देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल, नेगेटिव चार्जेस दो हों रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट. बट यहाँ पे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसका मीनिंग डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, वो ऐसे बता रहा है कि एनर्जी किसी रेफरेंस से ज़्यादा है या कम है, तो हमें साइन के साथ लिखना है. इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम? जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स. तो हम पहले वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं. ठीक है, ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. मान लो Q1 फिक्स्ड है, मैं Q2 को मूव कर रहा हूँ ये R डिस्टेंस पे, और मैंने इसे कुछ dr डिस्टेंस मूव कर दिया. देखो ध्यान रखो, चाहे Q2 को तुम लेफ्ट में मूव करो चाहे राइट में मूव करो, बट R किस साइड इंक्रीज कर रहा है? मैंने R इस साइड मेजर किया तो R इस साइड इंक्रीज कर रहा है. तो dr वेक्टर हमेशा राइट में लेना है. और फोर्स इस पे कितना लग रहा है? एक बार एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया? इंटीग्रल F डॉट ds या F डॉट dr. F कितना है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. dr दोनों में एंगल कितना है? cos 0. ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? इंटीग्रल ऑफ K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर dr cos 0 इज 1. K Q1 Q2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. 1 बाय R स्क्वायर का इंटीग्रल, R की पावर -2 का इंटीग्रल, R की पावर -2 + 1 -2 + 1, ये कितना होगा? -1 बाय R. और इसके लिमिट्स फिल कर लेना, R इनिशियल से R फाइनल, R इनिशियल से R फाइनल. तो कितना आ गया? K Q1 Q2 में माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 1 बाय R फाइनल -1 बाय R इनिशियल. ये आ गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये कितना हो गया? प्लस K Q1 Q2 1 बाय R फाइनल -1 बाय R इनिशियल. और डेल्टा यू मतलब होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल. अब हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होता है. वो रेफरेंस पॉइंट किस बेसिस पे चूज करते हैं? कोई क्राइटेरिया नहीं, ऐसे कोई भी रेफरेंस चूज कर सकते हो, बट हम जनरली ट्राई करते हैं कि हमारा फॉर्मूला सेम हो जाए. तो जैसे यहाँ पे बताते हैं कि फोर्स कहाँ पे 0 है, फोर्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, लॉन्ग रेंज फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 होता है. तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ पे 0 मानते हैं. तो अगर मैं इनिशियली रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करूँ, मतलब इनिशियली R इनिशियल मान लूँ इन्फिनिटी, तो U इनिशियल कितना होगा मेरा? 0. तो U फाइनल देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, K Q1 Q2 बाय R फाइनल. तो मतलब फाइनली अगर वो R डिस्टेंस पे है, ये Q1 Q2 फाइनली अगर ये R डिस्टेंस पे है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 बाय R. ये इसका डेरिवेशन है. अब हमें जैसे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, अब या तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, बट हम क्या प्रेफर करेंगे? हम U का फॉर्मूला याद कर लेंगे. U इनिशियल हो गया K Q1 Q2 बाय R इनिशियल, U फाइनल हो गया K Q1 Q2 बाय R फाइनल. डेल्टा U निकाल लिया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस डेल्टा U. जैसे अब तुम्हारे पास आई ये Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है, ये किसी D डिस्टेंस पे है, पोटेंशियल एनर्जी लिखो.
तो अभी मैंने बताया था क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या लिखोगे, के क्यू माइनस क्यू बाय डी। ठीक है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। हमने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे चूज किया हुआ है? रेफरेंस पॉइंट इज एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। r इन्फिनिटी पे देखो u कितना है, 0। जैसे अब इस पे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है। इसका क्या मीनिंग है कि सिस्टम को फॉर्म करने में तुम्हें कितना काम करना पड़ा या कितना वर्क हमें करना पड़ा। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कहाँ से बनाना है वो तुम्हें? इन्फिनिटी से लेके आना है या रेफरेंस पॉइंट से बनाना स्टार्ट करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो कितने पेयर्स हैं, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। तो 3 पेयर्स हैं। इस पेयर का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? के Q1 Q2 बाय ए, प्लस इस पेयर का भी इतना आएगा, इस पेयर का भी इतना आएगा। तो टोटल मतलब ये 3 टाइम्स हो गया, तो 3 KQ स्क्वायर बाय ए। एक तरीका और है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है किसी भी सिस्टम का, कि उस सिस्टम को बनाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा, कहाँ से, इन्फिनिटी से वहाँ तक। तो पहले मान लो मैं सिर्फ Q चार्ज लाया, सिर्फ ये वाला Q चार्ज ले आया, कोई और फोर्स ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है और सराउंडिंग में, तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा, तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर तुम नेक्स्ट चार्ज लेके आए Q, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इसके फोर्स के अगेंस्ट। कितना हो गया इनका पोटेंशियल एनर्जी? अब तीसरा जो चार्ज लेके आए, इन दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ा, तो इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसकी वजह से? फिर के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए। ठीक है, तो 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। नेक्स्ट आगे देखो, अब हमारे पास 4 चार्जेस हैं। क्वेश्चन वही है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो पेयर देखो कितने बन रहे हैं, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। 4 पेयर तो ये हो गए। कितने डिस्टेंस पे हो गए ये? ए और ए डिस्टेंस पे सबके साथ। फिर 2 पेयर ये डायगोनल वाले बॉडी ये जो इसका डायगोनल है, डायगोनल कितना होता है? √2a डिस्टेंस पे। तो 2 पेयर्स ये हो गए, के क्यू स्क्वायर बाय √2a इंटू 2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। नंबर ऑफ पेयर्स, कितने नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म होते हैं? अगर मेरे पास मान लो n पार्टिकल्स हैं और हमें 2 पार्टिकल्स उनमें से चूज करने हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला होता है NC2 या n इंटू n-1/2। जैसे मान लो n का वैल्यू 1 फिल कर दो, तो 1 इंटू 1 माइनस 0/2 0। तो एक ही अगर चार्ज है तो कोई पेयर नहीं है। n का वैल्यू 2 फिल करो, 2 फिल करा तो कितना पेयर आ गया? 1। 3 रखा तो कितने पेयर आ गए? 3। 4 रखा तो देखो कितने पेयर आ रहे हैं? 4 इंटू 3/2 कितना हो गया ये? 6। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारे उतने टर्म्स आने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे फिर से 4 चार्जेस हैं, तो कितने पेयर्स फॉर्म होंगे? 4 पेयर्स फॉर्म होंगे। 4 पेयर्स ये वाले और 2 पेयर्स डायगोनल वाले, तो टोटल यहाँ पे फिर से कितने पेयर्स आएंगे? 6 पेयर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी ट्राई करते हैं। देखो इसमें कुछ सिमेट्री है। जो चार्जेस तो ए और ए डिस्टेंस पे हैं, उन सब में तो साइन देखो ऑपोजिट है। कि क्या लिखोगे? के माइनस क्यू क्यू बाय ए। ठीक है, तो 4 पेयर्स तो ये हैं। और जो बॉडी डायगोनल वाले हैं, इनमें साइन सेम है, तो क्या लिखोगे? जैसे इसका के माइनस क्यू, वो तो प्लस क्यू हो जाएगा बाय √2a, और इसका भी प्लस क्यू। तो के क्यू क्यू बाय √2a। ऐसे मेरे पास 2 पेयर्स हैं। तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है।
कैसे करें, एक ये पेयर हो गया कितना के प्लस क्यू माइनस क्यू कितने डिस्टेंस पे 2a प्लस एक प्लस क्यू और प्लस क्यू का के क्यू क्यू बाई 3a प्लस एक माइनस क्यू और प्लस क्यू का कितना के क्यू माइनस क्यू बाई ए। इसको आगे तुम सिंप्लीफाई करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के 8 कॉर्नर पे, ठीक है, 8 कॉर्नर पे क्यू क्यू चार्ज रखे हुए हैं। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, पहले तो देखो टर्म्स देखते हैं कितने पेयर्स बनेंगे। नंबर ऑफ पेयर्स, क्या फॉर्मूला बताया था, n इंटू एन माइनस 1/2। यहाँ पे 8 चार्जेज हैं तो 8 इंटू 8 माइनस 1/2 कितना हो गया 28 पेयर्स। अब ये वाले पेयर्स हैं, देखो कोई भी क्यूब में कितने एजेस होते हैं, ये कितने एजेस हो गए 4 ये 4 ये 4 ये, तो टोटल एजेस है 12। और ये एजेस कितने डिस्टेंस पे होते हैं ए और ए पे, तो 12 पेयर तो कौन से हो गए तुम्हारे पास जो ए डिस्टेंस पे, ठीक है, ये सब एज के। नेक्स्ट होते हैं ये वाले, इसको बोलते हैं हम फेस डायगोनल। एक फेस पे जो डायगोनल आता है इट इज कॉल्ड फेस डायगोनल। तो ये कितने डिस्टेंस पे होते हैं, ये √2a डिस्टेंस पे हैं, और एक फेस पे 2 डायगोनल्स हैं, 2 फेस डायगोनल्स, और टोटल क्यूब के कितने फेसेस होते हैं 6, तो टोटल कितने तुम्हारे पास फेस डायगोनल्स हो गए, वो फिर से 12। कितने डिस्टेंस पे हैं ये √2a। नेक्स्ट इज बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है, यहां से यहां तक वाला, ये है बॉडी डायगोनल। ऐसे यहां से इस पॉइंट तक का, यहां से ये वाला, यहां से ये, इसका डिस्टेंस होता है √3a। और एक क्यूब में 4 तुम्हारे पास आता है बॉडी डायगोनल्स। तो ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं हेक्सागन का, क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ये ए डिस्टेंस में सर। तो इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, तो अगर तुमने वो वीडियो देखा है, इसमें पहले तो नंबर ऑफ पेयर्स चेक करो कितने बनेंगे। तुम्हारे पास 6 चार्जेस हैं तो पेयर्स आएंगे 6 इंटू 5/2, 15 पेयर आएंगे। एक तो ये वाले हो गए, ये तो सारे ए डिस्टेंस पे हैं, पर देखो इनका साइन ना ऑपोजिट है, मैंने ऐसी सिमेट्री दी है जानबूझ के। तो क्या लिखोगे, के क्यू माइनस क्यू बाई ए, ऐसे तुम्हारे पास 6 पेयर्स आएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं ये वाले पेयर्स, जो एक छोड़ के वाले, ये वाला, जैसे याद है कितना डिस्टेंस होता है, ये ए था, ये टोटल एंगल होता है 120, ठीक है, ये 120 डिग्री था, ये कितना था 30, और ये 30, ये ए cos 30, ठीक है, तो √3a/2 √3a/2 टोटल ये डिस्टेंस होता है √3a। तो एक के ऐसे ना तुम्हारे पास एक छोड़ के वाले ये पेयर्स बना के देखो, ये हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे, ये हमारे पास फिर से 6 पेयर्स बनेंगे। ट्राई करना ये, तो 6 पेयर्स कौन से हो गए, और इनमें ना साइन भी देखना, जैसे इसका माइनस क्यू का एक छोड़ के वाला जो पेयर होगा सेम साइन का होगा, माइनस क्यू जो प्लस क्यू बन जाएगा, ऐसे इसके साथ जब बनाओगे, ठीक है, तो 6 माइनस क्यू के माइनस क्यू तो वो प्लस क्यू हो गया, या प्लस क्यू वो भी प्लस क्यू। तो सारे जो एक छोड़ के वाले पेयर्स हैं वो सेम साइन के हैं, तो ठीक है, इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, और 3 पेयर्स ये हैं जो 2 छोड़ के वाले हैं, ये वाले जो बिल्कुल ऑपोजिट है, इनका साइन ऑपोजिट है। तो 3 पेयर्स कौन से हो गए, के क्यू माइनस क्यू, अपॉन ये कितना डिस्टेंस हो गया 2a।
इसको सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चार्जेस है Q एंड 4Q। कहता है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लस Q बी प्लेस्ड, कहाँ पे रखूँ, ठीक है, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। कहीं पे एक प्लस Q चार्ज रखना है ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। ये पॉइंट तो मैं समझाऊंगा कैसे देखना है। लाइक चार्जेस में ये पॉइंट बीच में आता है, तो यहाँ पे रख दिया। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, के क्यू बाई एक्स, ठीक है, प्लस इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के 4Q बाई डी माइनस एक्स, प्लस एक ये वाली पोटेंशियल एनर्जी के क्यू 4Q बाई डी। अब किसी भी चीज़ को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, कैसे करते हैं, क्या चीज़ वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और जीरो के बराबर इक्वेट कर दो। तो इस चीज़ का डिफरेंशियल के क्यू तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर -1 का डिफरेंशियल ये हो जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, प्लस के 4Q ये तो कांस्टेंट है, 1/d माइनस एक्स का डिफरेंशियल। ये कैसे करना, देखो इस टर्म को एक बार x मान लो, x की पावर -1 का क्या होता है, -1 x की पावर -2। अब जिस चीज को तुमने x माना है इसका फिर से डिफरेंशियल d माइनस एक्स का डिफरेंशियल, d माइनस एक्स का डिफरेंशियल, d का तो हो गया कांस्टेंट, d तो 0 माइनस x का डिफरेंशियल -1, और इसका ये तो सारा टर्म ही कांस्टेंट है, तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशियल हो गया 0। तो अगर हमें किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर इक्वेट कर दो। तो कितना आ गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से रूट ले लो, 1 बाय एक्स इज 2/d माइनस एक्स, या d माइनस एक्स इज 2x, x कितना आ गया d बाई 3। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक मेथड कैसे और ट्राई कर सकते हो, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में मैंने क्या रिलेशन बताया, डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, ठीक है, ये कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर। यहाँ पे डेल पार्शियल डिफरेंशियल को हम बोलते हैं। तो जहां पे तुम्हारा u मिनिमम या मैक्सिमम होगा तो डेल यू बाई डेल आर वहां पे होगा 0। तो उस पॉइंट पे वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी या तो मिनिमम होगा, इज मिनिमम और मैक्सिमम, वहां पे डेल यू बाई डेल आर 0 होगा, है ना, तो वहां पे फोर्स भी 0 होगा। तो वो कौन सा पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। याद है वहां पे फील्ड 0 होता है, तो वहां पे कितना भी चार्ज रख दो। तो यहाँ पे अगर सीधा ही नल पॉइंट में तुमसे पूछता कि नल पॉइंट बता दो, निकाल सकते हो नल पॉइंट, तो देखो यही क्वेश्चन बनती है वहां पे भी। तो कैसे करते, इस क्यू की वजह से यहाँ पे इस तरफ फील्ड आता, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, 4Q की वजह से इस डायरेक्शन में, ठीक है, 4 से करना था 4 से कर लेते, तो यहाँ पे तो नेट फोर्स होना चाहिए 0 या नेट फील्ड 0, ये इक्वेशन बन जाता तुम्हारा। या डायरेक्टली बताया था चार्ज का रेशियो है 1/4, डिस्टेंस का रेशियो होगा उसका रूट 1/2, तो टोटल डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये उसका 1 पार्ट है, ये उसका 2 पार्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली भी हम कर सकते थे। और पोटेंशियल एनर्जी का यूज हमारे पास कैसे आता है, 2 charges are released from a very large distance. Find speed of approach when they are r distance apart. 2 particles हैं Q and माइनस Q। स्टार्टिंग में इनमें बहुत लार्ज सेपरेशन है, मतलब इन्फाइनाइट सेपरेशन है। हमने इनको रिलीज कर दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया मतलब रेस्ट से छोड़ दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में लार्ज डिस्टेंस था,
और फाइनली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो जब वो पास में आएंगे, कितने डिस्टेंस पे आ गए, जब वो r डिस्टेंस पे, तो इनकी स्पीड्स कितनी होगी। मान लो v1 और v2 स्पीड है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है इसमें, दोनों की स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, v1 प्लस v2, हमें इस चीज की वैल्यू बतानी है। कैसे ट्राई करें, दोनों का मास है m। देखो अगर तुमने इन्फिनिटी से रिलीज कर दिया, इनमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्या कोई और फोर्स एक्ट कर रहा है, नहीं, कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या हो गया, ये तो इंटरनल फोर्स बन जाएगा, कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का मैं इक्वेशन यूज करने लगा। अच्छा ये देखो, क्या इस माइनस क्यू का मोमेंटम कंजर्व है, आंसर इज नो। स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, अभी कुछ मोमेंटम आ चुका है, क्योंकि इस पे तो फोर्स लग रहा है ना। बट अगर मैंने इन दोनों को सिस्टम में ले लिया, तब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो स्टार्टिंग मोमेंटम कितना था, दोनों रेस्ट पे थे, जीरो। फाइनली मैं मान लो राइट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो यहां से आ गया v1 इज इक्वल टू v2, ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। सेकेंड, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, डेल्टा के इज वर्क डन बाय, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ना। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये समझ आ गया। तो डेल्टा के इज के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये कितना हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहां से क्या इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसको ई से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज फाइनल मैकेनिकल इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो हम ये करेंगे यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो या सिंपली बोल दो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम सीधा करेंगे, कब कंजर्व रहती है, थोड़ा प्रूफ बता रहा हूं यहां पे। देखो डेल्टा के हमने क्या लिखा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, कुछ भी है। कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल। मैं डेल्टा यू को इधर ले गया, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो क्या के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ये क्या हो गया, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दैट इज डेल्टा ई, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना एक्ट करे या उसका वर्क डन जीरो, तो उन केसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन यूज करा करेंगे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। स्टार्टिंग में वो इन्फानाइट डिस्टेंस पे थे, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर जब यूज करोगे, आर इन्फानाइट है जीरो, और स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पे थे जीरो। फाइनली वो कितने डिस्टेंस पे हो गए, आर पे, तो के क्यू माइनस क्यू बाई आर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर।
के क्यू स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू V1 और V2 बराबर थे, इसको मैं V लिख रहा हूँ, ठीक है, V1 और V2 को V लिख रहा हूँ एक बार, तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इट इज एम बी स्क्वायर। तो V कितना आ गया तुम्हारे पास, के क्यू स्क्वायर बाय आर इंटू एम का रूट, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो था V1 प्लस V2 दैट इज 2 टाइम्स V, तो कितना आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर इंटू एम। एक और मेथड बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को ये आता होगा ऑलरेडी, यूजिंग काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब यूज़ करोगे उससे भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड है, क्या होता है, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए करा रहा हूं, ठीक है, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज लेस देन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम, but change in kinetic energy in center of mass frame is equal to change in kinetic energy in ground frame। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रेम्स में सेम होता है, कब, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करा, ठीक है, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करा तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करता, तो अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करा तो सेंटर ऑफ मास कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में और ग्राउंड फ्रेम में उस केस में सेम आता है, बट अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करा हुआ तब हम ये इक्वेशन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी आएगा। तो तुम्हें अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इक्वेशन लिखना है तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स, बिकॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम है, हमें सूडो फोर्स का वर्क भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ग्राउंड फ्रेम से क्या होता है, कम होता है या बराबर होता है, बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रेम्स में इक्वल रहते हैं। तो उस केस से करके देखते हैं क्या हो गया, ये के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। वी रिलेटिव स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पे थे, यू इनिशियल 0, फाइनली हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस यू फाइनल के क्यू माइनस क्यू बाय आर। तो यहां से तुम क्या करो, वी रिलेटिव का फॉर्मूला फाइंड कर लो। तो वी रिलेटिव कितना आ गया, ये सोल्व करो, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये v1 से आ रहा है, ये v2 से आ रहा है, तो ये जो v रिलेटिव है यही तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन गया। तो डायरेक्टली मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट इसमें कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें सूडो फोर्स का वर्क भी लेना पड़ेगा अगर तुम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स हैं, मास m and 2m, चार्ज q and minus q, both the charges are released, find their speeds when the separation becomes 2r। उनका सेपरेशन कितना बन गया, r, ठीक है। और क्या फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो फाइनली उनका सेपरेशन है r। मान लो इसका v1 स्पीड है, इसका v2 स्पीड है, तो कैसे करें हम, पहला पॉइंट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन,
तो स्टार्टिंग में कितना मोमेंटम था, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम था 0, फाइनली m इंटू वी वन माइनस 2m इंटू वी टू, तो V1 आ गया 2V2 के बराबर। नेक्स्ट इज यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं। तो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या आएगा, U इनिशियली कितना पोटेंशियल एनर्जी है, K Q माइनस क्यू बाई 4R प्लस काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में है 0। U फाइनल कितना होगा, K Q माइनस क्यू बाई R एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम लोग सोल्व कर सकते हो। देखो क्या आंसर आएगा, ये इधर जाके के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4R दैट विल बी 3/4 के क्यू स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो V2 को V लेट कर रहा हूँ, तो V1 हो गया 2V, तो ये हो गया हाफ m 2V का होल स्क्वायर मतलब 4V स्क्वायर प्लस हाफ 2mV स्क्वायर, ये हो गया हाफ 6mV स्क्वायर मतलब 3mV स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारे पास V का कितना वैल्यू आ गया, V का वैल्यू आ गया मेरे पास के क्यू स्क्वायर बाई 4mR। ये आ गया हमारे पास V2, V1 इज 2 टाइम्स V, ठीक है। तो यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो। एक जो मैंने अल्टरनेट मेथड सिखाया, अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते थे। अल्टरनेट मेथड से कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन को, बस ये वाला जो फॉर्मूला है हम कैसे लगाते, U इनिशियल K Q माइनस क्यू बाई आर, K इनिशियल 0 सॉरी इनिशियली 4R था एंड K फाइनल वो कहते हैं हाफ M1 M2 बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 कितना हो गया ये इंटू V रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक है। V रिलेटिव कितना हो गया फाइनली, V रिलेटिव इज V1 प्लस V2, तो ये कितना आ गया देखो वही 3/4 के क्यू स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू हाफ, ये कट गया m/3 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। एक तो ये क्वेश्चन लगाते, एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते। मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाता V1 इज 2 टाइम्स V2, तो V2 को अगर V रख दिया V1 हो गया 2V, V रिलेटिव कितना होगा V1 प्लस V2। तो यहाँ से भी जब सॉल्व करोगे V का सेम वैल्यू आएगा के क्यू स्क्वायर बाय 4mR। तो यहाँ पे मैंने क्या इक्वेशन यूज किया, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। अगर सिर्फ V रिलेटिव पूछा होता तो वो डायरेक्टली आ जाता। अगर मेरे से सिर्फ V रिलेटिव का वैल्यू पूछा होता तो वो डायरेक्टली आ जाता, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने नहीं पड़ता। V रिलेटिव अगर पूछता तो V रिलेटिव का वैल्यू होता सीधा 3/2 अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय RM या 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय 4RM, ये हो गया V रिलेटिव। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा जाए तो क्या प्रेफर करो, ये मेथड प्रेफर कर सकते हो, इससे डायरेक्टली V रिलेटिव आएगा, तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर हमसे इंडिविजुअल स्पीड पूछा गया है तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्लस एनर्जी कंजर्वेशन, ये दो इक्वेशन तुम्हें लगानी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट इसमें पूछा था हमसे फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास के बारे में पहले पढ़ते हैं। उसमें मैंने सेंटर ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक m1 मास है, m2 मास है, ठीक है। कुछ मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट है s1 वेक्टर, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है s2 वेक्टर। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, इट इज m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल बाय m1 प्लस m2।
अब अगर एक्सटर्नल फोर्स 0, एफ एक्सटर्नल इज मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कितना होगा? 0। और इसमें एक और स्पेशल केस, अगर सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है तो फाइनली भी वो रेस्ट पे रहेगा, कभी मूव ही नहीं करेगा। तो मतलब सेंटर ऑफ मास ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट इन दिस केस। कब? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो और स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो। सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए? 0। तो अगर ये क्वांटिटी 0 है तो यहाँ से आता है हमारे पास m1s1 प्लस m2s2 इज 0, या m1s1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2s2, या कई बार ना तुम्हें याद हो m1x1 इज इक्वल टू m2x2 ऐसा बता देते हैं। बस x1 क्या होता है? इसका आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट और ये पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये m मास का पार्ट था, ये 2m का था, 4 सा q, एक पे माइनस q, स्टार्टिंग में डिस्टेंस ऑफ 4r, फाइनली कितना डिस्टेंस है इनमें? r। तो टोटल मिला के कितना डिस्टेंस चल चुके हैं? 3r मूव कर चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल इसने मान लो x डिस्टेंस मूव किया, तो इसने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा? 3r माइनस x। तो m का आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट m इंटू एक्स प्लस 2m इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका आगे इसका पीछे की तरफ इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट या तो मैं अगर ये यूज करूँ m1s1 प्लस m2s2 इज 0, तो m1s1 प्लस m2s2, क्योंकि इसका पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं ये काम करो, m1x1 इज इक्वल टू ये लगा लो, m1x1 इज इक्वल टू m2x2, ये m1 का आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, x2 का पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो m का आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है x, 2m का पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है 3r माइनस x। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू 6r माइनस 2x, 3x इज 6r, या x कितना आ गया? 2r। तो इसने कितना मूव किया होगा? 2r, और इसने कितना मूव किया होगा? r। या ना इसको ऐसे करो, देखो m1x1 इज इक्वल टू m2x2, m1x1 इज m2x2, तो x1 बाय x2 इज m2 बाय m1। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जितना मास ज़्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा। तो मास के इनवर्स रेशो में जाता है। देखो मास का रेशो कितना है? 1:2। तो जो डिस्प्लेसमेंट का रेशो होगा वो कितना होगा? 2:1। तो ये जितना भी डिस्टेंस मूव करेगा उसका 2/3 मूव करेगा, ये उसका 1/3 मूव करेगा। टोटल पहले डिस्टेंस है 4r, फाइनल कितना हो गया? r। तो कितना मूव कर गए टोटल मिला के? 3r मूव कर चुके हैं। तो ये उसका 2/3 मूव करेगा टोटल का, ये कितना मूव करेगा? 1/3। तो इसने 2r मूव किया होगा और इसने कितना मूव किया होगा? r। ठीक है।